हेलो स्टूडेंट्स, आज जीव विज्ञान 11वीं क्लास में आपका स्वागत है और मैं संजय दत्त शर्मा आपको बायोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकी। वर्गीकी से आप समझ सकते हैं, इसे अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहते हैं और वर्गीकी का मतलब होता है वह विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण और जीवों के नामकरण से संबंधित हो, अर्थात जिसमें जीवों के वर्गीकरण और नामकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वर्गीकी में मुख्यतः 3 पद आते हैं। एक तो आता है जीवों की पहचान करना, उसके बाद वर्गीकरण करना और नामकरण करना। सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द देने का श्रेय वैज्ञानिक APD कंडोले को जाता है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि ये शब्द टैक्सोनॉमी कहाँ से आया है। और वर्गीकी का पिता जो है वो आधुनिक वर्गीकी का पिता वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। आइए वर्गीकी के बारे में जानते हैं। तो विज्ञान की वैशाखा से जीवों की पहचान, वर्गीकरण और नामकरण के बारे में अध्ययन किया जाए उसे हम वर्गीकी या वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। पहचान का मतलब है कि प्रत्येक जीव के अंदर कुछ आधारभूत लक्षण होते हैं, यानी कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जिससे हम उनको बारे में जान सकते हैं। कोई पेड़ क्या होता है, पेड़ में तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि होते हैं, तो वो पादप में आता है। किसी में सींग होते हैं, पैर होते हैं, पूँछ होती है, ठीक है, आँखें होती हैं, ये जंतुओं के लक्षण होते हैं। इससे हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं। ये सामान्य लक्षण जो है वो पहचान पर आधारित होते हैं। और दूसरा है कि जब जीवों को उनके विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है तो उनके कुछ सामान्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं, यानी कि उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीवों को उनके छोटे छोटे समूह में बांटने की क्रिया वर्गीकरण कहती है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। और फिर एक आधुनिक पद्धति जिसे हम पढ़ा पहले कि द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम रखा जाता है, जो वैज्ञानिक नाम कहलाता है। वैज्ञानिक नाम वानस्पतिक नाम होते हैं या फिर जंतु नाम होते हैं। तो ये पौधों की और जंतुओं की समान रूप से रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये है। अब वर्गीकरण का महत्व, यानी पौधों का जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, तो उसके कुछ सामान्य लक्षण हैं कि जैसे हम जानते हैं कि उनकी जैव विविधता के बारे में जानकारी मिलती है। जैव विविधता मतलब बेटा पहला है कि भाई इसका उद्देश्य है पहला कि उनकी जैव विविधता के बारे में जानकारी मिलती है कि पौधा किस वर्ग से संबंध रखता है, पादप है, जंतु है, कवक है, जीवाणु है, तो वो जैव विविधता के आधार पर किस वर्ग में आता है। ठीक है, उसके विस्तृत अध्ययन के बारे में जानकारी मिलती है, अध्ययन कर सकते हैं। उसके बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रह कर सकते हैं। फिर उनके जैविक इतिहास के बारे में कि वो जीव जो है वो इतिहास के आधार पर कौन से वर्ग से मैच करता है, उसका विकास किस जीव से हुआ है, उसके पूर्वज कौन थे, इन सब के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, यानी कि वर्गीकरण करने से हमें किसी जीव के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, वर्तमान के बारे में भी और भूतकाल के बारे में कि उसका इतिहास किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, जैसे कह देते हैं कि भाई मनुष्य वर्ग है जो स्तनधारी में आता है। ठीक है, स्तनधारी से पहले कौन आया? इससे पहले पक्षी आए। पक्षियों से पहले कौन आया? पक्षियों पहले सरीसृप यानी रेप्टाइल्स आए। ठीक है, सर्प से पहले कौन आया? उभयचर आए। ठीक है, और उससे पहले कौन उभयचर आए? भोजन मेढक वगैरह। उससे पहले कौन आया? मछली आई। तो ये जो सीक्वेंस है, ये क्रम है, ये बताता है कि हमारा जो इतिहास है अंत में किन जीवों से होकर के गुजरा है, हमारे पूर्वज कौन थे, वो कहाँ रहते थे। तो ये सब जानकारी वर्गीकरण से ही प्राप्त हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मानव का वर्गीकरण। अब मानव के वर्गीकरण से पहले हम पढ़ना है वर्गीकी संवर्ग क्या होते हैं। वर्गीकरण करने के लिए जिन कैटेगरी का या ग्रुप का श्रेणियों का यूज़ किया जाता है उन्हें हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। ये कुल 7 होते हैं। जैसे पहला है जगत, दूसरा होता है संघ या खंड, तीसरा होता है वर्ग, और चौथा होता है मतलब वर्ग को बांटा जाता है गण में, और पांचवा गण को बांटा जाता है कुल में, कुल को बांटा जाता है वंश में, और वंश को बांटा जाता है जाति में। यानी कि ये जो इकाई लिखी है हमने, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जातियाँ, ये आपस में संवर्ग कहलाते हैं। संवर्ग का मतलब होता है कैटेगरी। विभिन्न प्रकार की कैटेगरी है जिनमें हमें जीवों को वर्गीकृत करना होता है। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है तो मनुष्य का जगत किस में आएगा बेटा? मनुष्य जगत आएगा प्राणी जगत में। मतलब मनुष्य होगा एनिमल, मतलब हम एनिमल कैटेगरी में आते हैं।
संघ कौन सा है? संघ जो होता है वो जंतुओं के लिए यूज़ करते हैं और खंड जो है वो पौधों के लिए यूज़ करते हैं। तो संघ आएगा हमारा, हमारा संघ होता है बेटा कॉर्डेटा। कौन सा? कॉर्डेटा, यानी कि हम पृष्ठवंशी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी कि रोटोकॉर्ड पाई जाती है। वर्ग, हमारा जो वर्ग है वो मैमिलिया है, यानी कि हम स्तनधारी वर्ग में आते हैं। मैमिलिया मतलब बेटा स्तनधारी, जो बता रहे थे स्तन वाला, जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और जो बच्चों को पोषण देते हैं। गण, हमारा जो गण है वो प्राइमेट है। प्राइमेट गण में वो आते हैं जिनका मस्तिष्क ज़्यादा विकसित होता है। जैसे इसमें 3 कैटेगरी हैं, कपि, मानव और बंदर। हम इनमें प्राइमेट में मुख्यतः इन तीनों को शामिल करते हैं। प्राइमेट में कपि, मानव, बंदर। कपि मतलब गोरिल्ला, चिंपैंजी, मानव हम हैं, और बंदर मतलब जो भी पूंछ वाले मानव होते हैं उसमें आते हैं। कुल हमारा है होमिनिडी। कौन सा बेटा? हमारा कुल होता है होमिनिडी, ठीक है। और वंश हमारा होता है होमो, और जाति होती है सेपियन। इसीलिए मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या बनता है? होमो सेपियंस बनता है, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि वर्ग की संवर्गों के आधार पर मनुष्य का जो प्रॉपर वर्गीकरण किया जाता है उस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति में हमारे वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई होती है, आधारभूत इकाई है, वो जाति होती है। यानी सबसे छोटी और इम्पोर्टेंट जाति कौन सी होती है? जाति। इसे कुछ कक्षाओं में हम प्रजाति के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आइए अब जाति के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। हाँ बेटा, जाति के बारे में जानकारी करते हैं। तो जाति शब्द को देने का जो श्रेय है वो वैज्ञानिक जॉन रे को जाता है। कौन है? जॉन रे। जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले दुनिया के सामने जाति शब्द रखा, और जाति को अंग्रेजी में स्पीशीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीशीज़ कहते हैं। अब आइए दूसरा वैज्ञानिक है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर 1964 में सबसे पहले जाति शब्द को परिभाषित किया कि जाति किसे कहते हैं, उसका अर्थ बताया। जाति का सुनिए बेटा कि जाति जीवों का वह समूह है, जाति जीवों का वह समूह है जिनमें परस्पर प्रजनन क्रिया द्वारा एक जननक्षम बनता है। जननक्षम जनन में समर्थ, जननक्षम या उर्वर प्रजाति का जन्म हो सके, यानी कि जिनमें आपस में प्रजनन तो हो सके लेकिन वो किसी दूसरी प्रजाति के साथ, दूसरे ग्रुप के साथ जनन ना कर सके, ठीक है। ऐसा समझ लें कि कुत्तों के बीच में जनन हो सकता है, कुत्ते बिल्ली में नहीं हो सकता, बिल्ली में हो सकता है, बिल्ली चूहे में नहीं हो सकता। तो ये जो जातियां हैं प्रत्येक की अलग अलग होती है, तो ये आपस में तो प्रजनन कर सकती हैं और स्वस्थ और जननक्षम बच्चों को, संतान को उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन ये किसी दूसरी जाति के साथ प्रजनन नहीं दर्शाती, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं बेटा, जो किसी जाति दूसरे के साथ प्रजनन नहीं करती और पूर्णतः दूसरी जाति से अलग होती है तो वह गुण कहलाता है जननिक पृथक्करण। क्या कहलाता है? जननिक पृथक्करण। पृथक्करण मतलब जाति जो है प्रजनन के हिसाब से आपस में तो मैच करती है, लेकिन दूसरी प्रजाति से, दूसरे ग्रुप से बिल्कुल अलग या पृथक होती हैं, या हर एक के साथ जनन नहीं कर सकती, ठीक है। तो जनन के आधार पर हम जीव जातियों को आपस में बांट सकते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, जाति शब्द को देने का श्रेय जॉन रे को जाता है और इसे परिभाषित करने का श्रेय जो है अर्नेस्ट मेयर को जाता है। हमने जाति की परिभाषा के लिए आपको नोट्स में लिखाएं, वो आप पढ़ के देखिएगा। तो मेयर ने सबसे पहले बताया कि प्रत्येक जीव प्राकृतिक दशाओं में लैंगिक जन्म करके अति प्रजनन करके जनन समर्थ या जननक्षम संतान उत्पन्न कर पाते हैं, इसलिए वो क्योंकि एक ही जाति के होते हैं, और दूसरी जाति के साथ वो क्या दिखाते हैं? जननिक पृथक्करण दर्शाते हैं, दूसरी जाति के साथ जनन नहीं कर सकते। ये उनकी कंडीशन या शर्त होती है, ये उनकी सीमितता है, ठीक है। ओके बेटा, आपको समझ में आया होगा और इसको 2 बार देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। राधे राधे।